दोस्तों इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की इस खूबसूरत जासूस को बहुत ध्यान से देखिए। दोस्तों ये ईरान के 120 टॉप क्लास के अधिकारियों की मौत की सीधी जिम्मेदार है। 120 टॉप क्लास के अधिकारियों को अपने हुस्न के जाल में फंसाने वाली ये मोसाद की जो एजेंट है, इसने पहले तेहरान में एंट्री की और उसके बाद एक यहूदी महिला होते हुए शिया मुस्लिम में कन्वर्ट होती है और उसके बाद आईआरजीसी के टॉप कमांडर को अपने हुस्न के जाल में फंसाती है और इसके अलावा न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अपने हुस्न के जाल में फंसाती है, उनके बेडरूम तक परिवार के जरिए पहुंचती है और उसके बाद इन तमाम लोगों की जिंदगियों को खत्म कर देती है, क्योंकि इन लोगों की तमाम सटीक लोकेशन को ये इजराइल मोसाद के पास भेजती है। आज मैं दोस्तों इसी कातिल हसीना की पूरी कहानी बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसी हसीना है जो ईरान के इतिहास में सबसे बड़ा बवंडर लेकर आई और मोसाद की ट्रेनिंग के बाद इसे एक खुफिया ऑपरेशन के लिए ईरान में भेजा गया था। ये महिला कौन है, इसने कैसे तेहरान में एंट्री की, कैसे लोगों का भरोसा जीता, कैसे अधिकारियों के बेडरूम में घुसी, ये सारी जानकारी दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये खास स्पेशल रिपोर्ट देखें। पहचान बदली, ईरान की राजधानी तेहरान में घुसी और फिर सब कुछ तबाह कर दिया। एक फ्रेंच औरत खूबसूरत, शांत और सिया चादर ओढ़े ईरान में घुसती है और सीधे शेर के मुंह में हाथ डालती है। नाम कैथरीन। मोसाद की काली छाया। वो धार्मिक सभाओं में शामिल हुई, अफसरों की पत्नियों से दोस्ती की और धीरे धीरे घरों में दाखिल हो गई। बेडरूम की बातें सुनी, कोर्ट्स जाने, मीटिंग के ठिकाने समझे और कमांडरों की कमजोरियां देख ली। सब कुछ हासिल कर ली। फिर एक रात आखिरी सिग्नल भेजा और गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अगले ही पल तबाही मच गई। तेहरान कांप उठा। न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हुए। टॉप कमांडर, वैज्ञानिक सब राख हो गए। एयर स्ट्राइक, छिपे हुए ड्रोन, सब कुछ सटीक, क्योंकि जानकारी कैथरीन ने दी थी। ईरान अब तक सदमे में है। 120 से ज्यादा अफसरों के नाम उछले। कौन कौन फंसा, किसने उसे घर में घुसने दिया, कितनी रातें उसने खामोशी से गुजारी। वो औरत मौत की सौदागर। मोसाद की सबसे खतरनाक हथियार अभी कहीं और नई पहचान में छिपी हुई है। अगले शिकार का इंतजार कर रही है। ईरान चीख रहा है मोसाद की जासूस, लेकिन वो हंस रही होगी, क्योंकि जंग अभी भी जारी है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये महिला जासूस थी कौन। समझने की कोशिश करिए। दोस्तों ये कहानी है जब 2025 में जून के महीने में, मतलब आज से 9 महीने या 10 महीने पहले, जब इजराइल और ईरान के बीच 12 दिन का वॉर हुआ था, उसमें इस जो जासूस थी मोसाद की, इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। समझने की कोशिश करिए कि मोसाद काम कैसे करता है। जहां लोगों के तर्क खत्म होते हैं, वहां पर मोसाद के एजेंट के काम करने का तरीका शुरू होता है। ध्यान से समझिए। दोस्तों इस महिला का, जो महिला जासूस थी मोसाद की, इसका नाम था कैथरीन। कैथरीन एक फ्रेंच महिला है जिसका जो जन्म है वो एक कट्टर यहूदी परिवार में होता है। दोस्तों वो अपने आप को, खुद को राजनीतिक विश्लेषक बताती है, यहां तक कि वो अपने आप को जर्नलिस्ट बताती है। दोस्तों ईरान में घुसने के लिए उसने अपनी पहचान पूरी तरीके से बदल ली। दोस्तों खुद को शिया मुस्लिम में कन्वर्ट की। जब वो यहां पर आई दोस्तों, तो वो बातें की लोगों से, जो टॉप अधिकारी थे, जो गवर्नमेंट थी, उनसे कि मुझे शिया मुस्लिम बनने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, मैं इस्लाम को समझना चाहती हूं, मैं यहूदी हूं, लेकिन अब मैं शिया मुस्लिम में कन्वर्ट होना चाहती हूं, यहां की परंपरा, यहां के इस्लाम को बेहतर तरीके से अनुभव करना चाहती हूं और मैं इस धर्म को बहुत अच्छा समझती हूं। यहां पर जब शिया मुस्लिम में कन्वर्ट होने की बात हुई एक यहूदी महिला की, तो दोस्तों ईरानी गवर्नमेंट इस पे भरोसा कर ली। आगे कैसे ये चीजों को खत्म करती है समझिए। दोस्तों ईरानी न्यूज एजेंसियों के लिए उसके बाद ये लेख लिखना शुरू करती है, जैसे मसलेक न्यूज के लिए, तस्नीम न्यूज के लिए, मेहर के लिए, तमाम न्यूज एजेंसियों के लिए लेख लिखना शुरू करती है। दोस्तों ईरान के जो सुप्रीम लीडर अब नहीं रहे, आयतुल्ला अली खामेनेई, उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट थी khamenei.ir, उनके लिए भी ये स्पेशल लेख लिखा करती थी। अब इस लेख का फायदा क्या होता था दोस्तों, ये पश्चिमी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लिखती थी।
इससे हुआ ये दोस्तों कि इसकी वजह से जो ईरान के लोग थे, ईरानी गवर्नमेंट थी, आईआरजीसी के कमांडर थे, उनका भरोसा इससे बहुत अधिक होने लगा कि ये इस्लाम का प्रचार कर रही है, सिया इस्लाम का प्रचार कर रही है और ये एक ऐसी महिला है जिसके आर्टिकल में भावनाएं हैं। दोस्तों करबला की त्रासदी के ऊपर जब ये लेख लिखती थी और लोग उस लेख को पढ़ते थे, उस आर्टिकल को पढ़ते थे, तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाते थे। अब ये इस तरीके से लेख लिखती थी, पश्चिमी अमेरिका के खिलाफ लिखती थी, यहूदियों के खिलाफ लिखती थी, तो लोगों के अंदर जो भावनाएं थी वो बहुत अधिक इसके लिए पनपनी शुरू हुई। धार्मिक सभाओं में जाने लगी, उसके बाद कॉन्फ्रेंस में शामिल होने लगी। धीरे धीरे दोस्तों हाई लेवल अफसरों के बीच इसकी पैठ जो है वो बढ़नी शुरू हुई। अब आप समझिए कि एक यहूदी जो है वो सिया मुस्लिम में कन्वर्ट होती है, आईआरजीसी के कमांडर्स के नजदीक पहुंचती है और उनसे घनिष्ठता बढ़ाती है, उनसे दोस्ती करती है। दोस्ती करने के बाद दोस्तों उनके परिवार के साथ भी दोस्ती करती है, उनसे कहती है कि मुझे सिया मुस्लिम के बारे में, औरतें कैसे रहती हैं, क्या करती हैं, इसके बारे में भी जानना है। तो यहां पर दोस्तों जहां पर मोबाइल चेक होता था, जहां पर लोगों की एंट्री से पहले सारी चीजों को चेक किया जाता था, वहां पर यह महिला लोगों यानी जो टॉप क्लास के अधिकारी थे उनके घर में जो है बिना किसी चेकिंग की एंट्री करती है और उनके बेडरूम तक पहुंच बना लेती है। समझिए दोस्तों, प्रेसिडेंट रईसी से ये मिलती है, उनके साथ ट्रैवल करती है, उनका इंटरव्यू लेती है। आज भी वो इंटरव्यू आपको तस्वीरों में मिल जाएगा। दोस्तों आईआरजीसी कमांडर और सीनियर ऑफिशियल से मिलीजुली बहुत अधिक बना लेती है। मतलब जो टॉप क्लास के आईआरजीसी के कमांडर थे, इसके अलावा सीनियर ऑफिसर थे, उन लोगों से बहुत अच्छी तरीके से ये पैठ बना लेती है। आयतुल्लाह खामेनेई से भी मुलाकात करती है, उनसे भी इनकी मुलाकात होती है। ईरान के अंदरूनी सर्कल में घुसकर संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करती है। आप सोचिए जो आईआरजीसी के कमांडर्स थे, जो टॉप अधिकारी थे, उन लोगों के पास कितनी खुफिया जानकारी होगी। उन तमाम खुफिया जानकारी को जब वो उनके बेड तक पहुंच गई तो वो कौन कौन सी जानकारी कहां कहां तक वो लेकर आ सकती है, इसको समझने की कोशिश करिए। जो न्यूक्लियस प्लांट थे ईरान के, उनके जो साइंटिस्ट थे उनको निशाना बनाती है, उनको अपने हुस्न के जाल में फंसाती है। और आईआरजीसी के सीक्रेट ऑपरेशन, इसके अलावा जो इजराइल और यहूदियों के लिए टारगेट करने वाले स्कीम थे ईरान की, उन तमाम स्कीम को भी जानने की कोशिश की। और ये सब दोस्तों बाहर भेजा जा रहा था, खासकर मोसाद को, इजराइल के मोसाद को। अब सबसे बड़ा यहां पर जो बलंडर हुआ दोस्तों वो ये हुआ कि ये जो कैथरीन नाम की महिला जासूस थी मोसाद की, ये करती क्या थी दोस्तों। सिया मुस्लिम कानून में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं अस्थिर विवाह, जिसको कहते हैं मुताह। ये मुताह जो होता है एक तरीके से कह सकते हैं कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए होता है। आप बिना किसी को बताए ये विवाह कर सकते हैं। अब इसी कानून का फायदा उठाते हुए ये 120 लोगों से कहा जाता है, रिपोर्ट दावा करती हैं कि 120 टॉप क्लास के अधिकारियों के साथ ये अस्थिर विवाह की और उन लोगों को अपने हुस्न में पूरी तरीके से जो है वो फंसा लिया। अब उन लोगों के साथ संबंध भी बनाए और उसके बाद वो तमाम लोगों को भरोसा जो है ये बढ़िया तरीके से जीत ली। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि आखिर ये लोग मारे कैसे गए, टॉप कमांडर जो है और वैज्ञानिक। दोस्तों इजरायली एयरफोर्स ने जब 12 दिन के हमले किए उसमें 900 से प्लस टारगेट पर सटीक हमले किए। अब सटीक हमला मतलब समझ रहे हैं कि इजराइल जितने भी ड्रोन, जितनी भी मिसाइलें दागता था वो मिसाइलें एकदम लोकेटेड होती थी, बहुत सही लोकेशन पर होती थी और इसका इजराइल को बड़े पैमाने पर फायदा हुआ यह कि उस दौरान दोस्तों तकरीबन 1100 से 1200 लोगों की जिंदगी सिर्फ 11 दिन में चली गई थी। तो दोस्तों न्यूक्लियर साइट्स जो नताज थे ईरान के, उस पर हमला हुआ। आईआरजीसी के कमांड सेंटर पर हमला होता है। यहां तक कि जब ये हमले लगातार होते हैं और आईआरजीसी के कमांडर्स एक जगह से लोकेट होकर दूसरी जगह तक लोकेशन बदलते थे, तो इस बारे में भी जो इजराइल है उसको सटीक लोकेशन पता होती थी कि अब जो है आईआरजीसी के कमांडर कहां छुपे हुए हैं, वहां पर हमले होते थे। दूसरी चीज अंडरग्राउंड मीटिंग हॉल्स भी उसको बढ़िया से लोकेट करके वो इस तरीके से लोकेशन दी थी कि वहां पर हमले होते थे। हाई लेवल अफसरों के घर पर हमले होते थे। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, कैसे कैसे लोगों की जान गई समझिए दोस्तों। मुख्य नाम समझिए दोस्तों, मोहम्मद बागेरी ईरान के आर्म फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ थे, सबसे टॉप मिलिट्री ऑफिसर। इनको अपने हुस्न के जाल में फंसाया और उसके बाद इनकी सही लोकेशन जो है वो मोसाद को भेज देती है। हुसैन सलामी जो आईआरजीसी रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर इन चीफ थे,
इनकी सही लोकेशन, इनको हुस्न में फंसाया, इनके बारे में बहुत सारी जानकारी ली, इनके घर तक पहुंची, इनके बेडरूम तक पहुंची, इनको खत्म करने की कोशिश की। दोस्तों अली राशिद ये डिप्टी कमांडर इन चीफ थी, इनका भी यही हश्र किया, इनको भी अपनी जाल में फंसाया, इनकी भी लोकेशन, इनके बारे में पूरी जानकारी, कहां आते हैं, क्या खाते हैं, कहां बैठते हैं, कहां उठते हैं, कितनी बजे मीटिंग करते हैं, कितनी बजे फैमिली के साथ रहते हैं, ये सारी जानकारी भेजी। दोस्तों अली हजीजा दे ये IRGC एयरफोर्स के कमांडर थे, ड्रोन और मिसाइलों से इनके ऊपर भी हमला किया गया। दोस्तों शाख्यानी एयर डिफेंस यूनिट के कमांडर थे, इनकी भी यही हश्र किया गया। ताहिर इनको भी ड्रोन यूनिट के कमांडर थे, इनको भी ड्रोन से इनके ऊपर हमला किया। इन तमाम लोगों को जो टॉप कमांडर थे IRGC के, इनको जो एक तरीके से कहें टारगेट किया गया। यहां पर बहुत सारे नाम हैं जो न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को ईरान के आगे बढ़ा रहे थे, उन लोगों को देखिए। पूर्व एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के हेड थे, उनको निशाना बनाया गया। इसके अलावा आजाद यूनिवर्सिटी के हेड थे, वैज्ञानिक थे, उनको निशाना बनाया गया। न्यूक्लियर इंजीनियर हेड थे, उनको निशाना बनाया गया। और बहुत सारे ऐसे 120 लोग थे जिन अधिकारियों को, जिन वैज्ञानिकों को इसने अपने हुस्न के जाल में फंसाया, शिया मुस्लिम कानून कॉन्सेप्ट को अपनाया और उसके बाद अस्थिर विवाह करके उनके साथ कुछ घंटे और कुछ दिनों के लिए उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए, उनको ऊपर भरोसा उनका जीता और उसके बाद जो है इसने अपना काम करके धीरे से तेहरान से यानी ईरान से निकल गई। समझिए कैसे वो भागी। तो दोस्तों आखिरी सिग्नल इसने भेजा बस 3 दिन पहले, मतलब 13/13/2025 को हमले शुरू हुए, उसके 3 दिन पहले ये अचानक गायब होती है। ना कोई फोन, ना कोई ट्रैक, ना कोई कैमरा फुटेज, कुछ नहीं मिलता है। ईरानी इंटेलिजेंस जब इसके फोटो के बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करती है तो देखती है कि जितने भी लोग IRGC के मारे जा रहे हैं, उन तमाम लोगों के परिवार के साथ इसकी जो नजदीकियां हैं वो ज्यादा हैं, उनके फोटोज उनके साथ है। और ये जब देखा जाता है तो उन तमाम कमांडर्स के बीच एक कॉमन चीज निकल कर आती है उनके फोटोज में। ये लड़की का चेहरा, जिसका नाम कैथरीन है, मोसाद की जासूस, इसका चेहरा निकलकर सामने आता है। वो बिना कोई निशान छोड़े तब तक वहां से गायब हो चुकी थी, जब तक ईरानी गवर्नमेंट को और ईरानी इंटेलिजेंस को पता चलता है। दोस्तों ईरान ने बाद में क्या किया ये समझिए। ईरान ने पूरे देश में नेशनल वाइड मैनहंट शुरू कर दिया। क्या किया? हर शहर, हर पुलिस स्टेशन, हर एयरपोर्ट, हर बाजार में उसके हजारों पोस्टर चिपका दिए गए। फोटो बड़ा था और फोटो बड़ा, उस पर लिखा होता था मोसाद की जासूस और इसके ऊपर इनाम भी जो है वो रखा गया। टीवी पर हर घंटे बस उसके पुराने फोटो चलाए जाते थे, उसके पुराने वीडियोस दिखाए जाते थे। सोशल मीडिया और सरकारी ऐप पर भी उसके ही फोटो दिखाए जाते ताकि कोई भी ईरानी नागरिक जो है उसको आसानी से पहचान सके। लेकिन पुलिस हर जगह चेकिंग भी शुरू करती है, सैकड़ों लोगों से पूछताछ करती है। 3 सहयोगी जिन अफसर थे उनको वो पहले मरवा चुकी थी, फांसी दिलवा चुकी थी। लोगों को टीवी पर अपील की गई कि अगर ये कहीं औरत दिखती है तो इसकी सूचना तुरंत बताओ। लेकिन दोस्तों तब तक जो है खत्म हो गया था सिस्टम, तब तक वो ईरान छोड़ चुकी थी। और दोस्तों 2021 में खबर आती है, ये तमाम चीजें करने के बाद वो जब छोड़ चुकी थी तो 2021 में उसने इजराइल में एक रिपोर्ट किया था जहां पर उसने बयान दिया था कि वो कभी मुस्लिम धर्म अपना ही नहीं थी। वो जब भी नमाज पढ़ती थी तो अल्लाह अल्लाह नहीं करती थी, बल्कि जो यहूदियों में किया जाता है प्रेयर, उसको लेकर एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, उसका इस्तेमाल वो कर रही थी। तो दोस्तों ये कहानी मैं आज आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि मोसाद काम कैसे करता है। अली लारेजानी के बारे में खबर आई कि उनको भी मोसाद के एजेंट द्वारा मारा गया, मतलब सही लोकेशन दिया गया और उसके बाद जो है इजराइल ने हमला किया। अली खामनेई को लेकर बात की गई कि कानी जो IRGC का एक तरीके से इसी विंग का कमांडर था, उसको लेकर दावा किया गया कि वो भी मोसाद का एजेंट था, उसने बहुत सारी लोकेशन दी थी। तो ये तमाम चीजें कैसे काम करती है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिएगा। बने रहें यूथ नेशन के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।